हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। जैसा कि आपका ईपीएफओ का डेट आ गया है जो 30 नवंबर को है, तो उसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें देखिए। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में दो चीज़ होते हैं। पहला एम्प्लॉयर, जिसको मैं ER लिखा हूँ, और दूसरा एम्प्लॉय, जिसको मैं E और स्मॉल ई करके लिखा हूँ। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर होते हैं वो चाहते हैं प्रॉफिट कमाना, और जो एम्प्लॉय होते हैं वो चाहते हैं कि जो उनको तनख्वाह मिल रही है, उनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, इसीलिए एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में एक एम्प्लॉयर होगा जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, एक एम्प्लॉय होगा जिसको अपना वेजेस बढ़ाना होगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ये हर एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में हर एक लोगों के ऊपर नहीं लगता है। ये उसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे लगेगा जिसमें जो वर्कर्स हैं वो 24,000 पर मंथ से कम कमाते हैं। ठीक है, अब जो 24,000 पर मंथ से कम कमाते हैं उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम होगी, वो सब पुअर होंगे, उनके पास कोई हाई स्किल्स नहीं होगा, तो इसीलिए उनके ऊपर इनजस्टिस ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो 24,000 पर मंथ से ज़्यादा कमाते हैं वो थोड़े से हाई स्किल हो सकते हैं, थोड़े बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं, तो वो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहता है उनके पास, तो इसीलिए उनके ऊपर नहीं लग रहा है ये। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं वेजेस। तो हम लोग इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या पढ़ेंगे कि टाइमली पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर पूरा उनको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अनलॉफुल डिडक्शन तो नहीं हो रहा है, आर्बिट्रेरी डिडक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पेमेंट का टाइम क्या है, डिडक्शन कितना कितना अलाउ है कितना नहीं अलाउ है, एम्प्लॉयर रजिस्टर रिकॉर्ड बना सकता है। ठीक है, प्रोविजंस देखेंगे, और अगर कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट कंप्लाई नहीं कर रही है तो उसके लिए क्या सेफगार्ड है, क्या मैकेनिज़्म है, क्या क्लेम है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, तो ये सारे एम्प्लॉय पे नहीं लगता है, ये उन्हीं एम्प्लॉय पे लगेगा जो 24,000 पर मंथ से कम कमाते हैं। अब चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया। ठीक है, लेबर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किए हुए हैं जिनका सैलरी 24,000 पर मंथ से कम है, वो सब इनडायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या बताता है, ये कुछ सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही टारगेट करता है, सबको टारगेट नहीं करता ये। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हम लोग दो चीज़ देखते हैं। पहला कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों में हो सकती है। ये सब चीज़ें के जितने भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और बाकी जितनी बच गई उसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लगाने से पहले 3 मंथ का नोटिस देती है। ठीक है, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं कि अगर हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका क्या वेजेस का डेफिनेशन होगा। ठीक है, क्या इसमें आएगा, वेजेस में क्या क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या नहीं आएगा वो देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है और वहाँ पे मान लीजिए कोई एक शेयर खरीद के रखा है, उस शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या है, ये इंसेंटिव है, तो इंसेंटिव वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, हाउस अकोमोडेशन भी वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, वाटर, लाइट, मेडिकल, ये सब नहीं आएंगे, मतलब कि पानी के लिए, बिजली के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो ये सब वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, फिर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, वो भी नहीं आएगा। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड वो होता है जैसे मान लीजिए कि आपके पास जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप कुछ पैसा जमा करेंगे,
तो कुछ पैसा आप जमा करेंगे, कुछ जो आपको हायर किए हुए हैं एम्प्लॉयर वो जमा करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है प्रोविडेंट फंड में वो काउंट नहीं होगा वेजेस में, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस काउंट नहीं होगा, ग्रेचुइटी नहीं काउंट होगा। ग्रेचुइटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपनी छोड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ओवरऑल लास्ट में पूरा टोटल मिला के कुछ पैसा मिलता है, तो उसको हम लोग ग्रेचुइटी बोलते हैं कि आप इतने टाइम तक इस एस्टेब्लिशमेंट में काम किए हैं, तो उसके लिए वो धन्यवाद करने के लिए कुछ पैसा आपको देते हैं, ठीक है। तो ये सब काउंट नहीं होते हैं। अब क्या क्या काउंट होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला कि आपको कुछ पैसा मिला है, आप कोई काम किए हैं उसके लिए, तो फिर वो काउंट होगा, ठीक है। आपको कुछ एडिशनल बोनस मिला है कि आप मान लीजिए कुछ अच्छा काम कर लिए, कंपनी का प्रॉफिट हो गया तो आपको बोनस मिल गया, तो वो बोनस भी वेजेस के डेफिनेशन में काउंट होगा, ठीक है। ओवर टाइम कर रहे हैं आप, वो काउंट होगा। हॉलीडे में आप छुट्टी लिए, हॉलीडे जैसे मान लीजिए दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, तो ये सब एक पब्लिक हॉलीडे होता है, तो इसमें जो अगर आप छुट्टी लेंगे तो वो काउंट होगा, ठीक है। फिर लीव, पेड लीव, देखिए महीने में 3 या 4 छुट्टियां सबको मिलती हैं, तो वो आपका पेड लीव हो गया। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे, जितना पेड लीव देना चाहिए उससे अगर ज़्यादा लेंगे तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन पेड लीव में काउंट होगा, ठीक है। फिर कोर्ट ऑर्डर, जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट है और उसके खिलाफ अगर मान लीजिए आपको कोर्ट में गए और कोर्ट में आपको वो बोल दिया कि हाँ आपको इतना पैसा मिलना चाहिए, तो वो होगा कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। और अब मान लीजिए कि कोर्ट अवार्ड, जैसे मान लीजिए कि जो पैसा मिल रहा है उसका भी इन्फ्लेशन को जोड़ के आपको पैसा मिलना चाहिए, तो वो अवार्ड हो गया। सेटलमेंट में कोई मनी हो गया तो वो सब आपको मिलना चाहिए, तो वो सब काउंट होगा डेफिनेशन में, ठीक है। फिर अगर आपको टर्मिनेट कर दिया गया जॉब से, तब भी आपको जब तक नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो पैसा मिलते रहेगा, तो वो भी काउंट होगा वेजेस में, ठीक है। या कोई और लॉ जो एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय को रखा हुआ है उसके लिए अगर कोई और लॉ है जो ये बात करता है कि वहाँ पे लागू होना चाहिए, वहाँ पे ये लागू होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइमली पेमेंट कैसे होता है। टाइमली पेमेंट 4 तरीके से होता है। डेली, या तो डेली वेजेस का जो वो काम कर रहा है उसको पैसा दे दीजिए, या तो वीकली में दीजिए, या तो फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन में दीजिए, या फिर मंथली दे दीजिए, ठीक है। और 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको 30 दिन के अंदर ही पैसा देना है, ठीक है। क्वार्टरली का इसमें वो सॉरी, क्वार्टरली का इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप क्वार्टरली ही पैसा पे करें, क्वार्टरली कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। फिर डेट ऑफ पेमेंट, जैसे मान लीजिए कि एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 1000 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको पहले मंथ, जो मंथ में पैसा मिलने वाला है उस मंथ में पहले 7 दिन के अंदर ही पैसा मिल जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ऐसा है जहाँ पे 1000 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे विथिन 10th डे ऑफ द मंथ उनको पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए टर्मिनेट कर दिया गया तो टर्मिनेट के सेकेंड दिन में ही आपको पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या डिडक्शन अलाउ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए फिर आप जैसे नहीं होता है कि पैसा पे करेंगे तो वो डिड्यूस हो जाता है, तो वो डिडक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फाइन्स हो गया, ठीक है, तो फाइन हो गया। एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, मान लीजिए आप काम पे नहीं जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप काम पे गए लेकिन आप वहाँ पे कोई काम ही नहीं किए, तो ये सब दिखाता है कि आप विलिंगनेस नहीं है काम करने के लिए, विलिंगनेस नहीं है, तो इस पे आपका फाइन्स कट सकता है, इसमें आपका जो वेजेस हैं उसको डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए कि आपसे कोई सा डैमेज हो गया, कोई लॉस हो गया, ठीक है, किसी नेग्लिजेंस की वजह से आपका कोई मतलब सामान टूट गया मान लीजिए, तो वो सब को भरपाई करने के लिए भी वो आपके वेजेस को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉयर है जो आपको हायर किया है वो आपको लंच सर्विस प्रोवाइड कर रहा है,
ठीक है, तो उसके लिए भी वो डिडक्शन कर सकता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप अपने ही इस्टेब्लिशमेंट से कोई सा लोन लिए थे, तो उस लोन को रीपे करने के लिए कि हाँ इसको रिकवरी करने के लिए वो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। लोन हो गया या फिर एडवांसेस हो गया, जैसे मान लीजिए एडवांस में जैसे नहीं होता है कि 1 मंथ एडवांस में वो पैसा दे दिया आपको, तो इसीलिए उस एडवांस को पूरा करने के लिए वो रिकवर करने के लिए रिड्यूस कर सकता है आपके अकाउंट से, आपके वेजेस में से, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर इंश्योरेंस है, जहाँ पे जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की तरफ से उस इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर डिड्यूस कर सकता है पैसा एम्प्लॉय की वजह से, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई हाउस अकोमोडेशन देने के लिए कोई जो एम्प्लॉयर है वो किसी एम्प्लॉय को चार्ज कर सकता है उसके वेजेस से, ठीक है, हाउस अकोमोडेशन सर्विसेज को देने के लिए। अब देखिए जो पेमेंट है वो या तो पैसा देके यानी मॉनेटरी तरीके से, मॉनेटरी मतलब क्या, नोट्स या फिर कॉइन्स उसमें, या तो फिर चेक और क्रेडिट डायरेक्ट टू बैंक, ठीक है। लेकिन जब चेक और क्रेडिट देंगे तो वो एम्प्लॉय के रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। अब देखिए इसका एक कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन क्या है कि अगर मान लीजिए आप कुछ डिडक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय के पैसे से, तो आप उस एम्प्लॉय के अर्निंग जो है उसका 50% से कम ही रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए है कोई, तो उसका 75% जो वेजेस हैं उससे 75% से कम। जैसे मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो 100 रुपीज़ कमाता है, तो उसका आप 50 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़ से कम ही डिडक्ट कर पाएंगे, पूरा 100 में 100 डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक बार में। और जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 75 रुपीज़ ही डिडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एम्प्लॉय जो है उसमें देखिए जो एम्प्लॉय है अगर मान लीजिए उनको वेजेस नहीं मिला, ठीक है, और उनका अनलॉफुल डिडक्शन हो गया, तो वो लेबर ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन देके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर वो ट्रेड यूनियन के पास जाएंगे, ट्रेड यूनियन से बोलेंगे कि उनके बिहाफ पे कंप्लेंट को एड्रेस कर दिया जाए, कंप्लेंट डाल दिया जाए, ठीक है। देखिए अब इसका कंप्लायंस क्या होता है कि ये जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर के ऊपर है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर पे है, ठीक है। फैक्ट्री लेवल पे देखा जाए तो वो मैनेजमेंट की है, क्योंकि फैक्ट्री में मैनेजमेंट होती है जो पूरे फैक्ट्री को चलाती है, तो इसीलिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पे आएगी। और इंडस्ट्रियल या फिर अदर बिजनेसेस पे देखा जाए तो जो भी वहाँ का जो मॉनिटर होगा, मतलब जो इंचार्ज होगा उसके ऊपर आएगी। रेलवे में देखा जाए तो रेलवे में कोई अगर डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है उसके ऊपर आएगा कि वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को अप्लाई करेगा, ठीक है। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया है, तो या तो वो खुद करेगा या तो वो किसी एक पर्सन को इंचार्ज बना के रखा होगा वो करेगा पेमेंट ऑफ वेजेस को अप्लाई, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि रेलवे है या फिर कोई डेली का पैसा ले रहा है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने के बाद करेगा, ठीक है। अब लिमिट ऑन फाइन, फाइन पे जो लिमिट है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप काम करने गए और आपके ऊपर फ़ाइन लग गया तो वो आपको सैलरी ही नहीं दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखिए लिमिट ऑन फाइन पे क्या है कि एक एम्प्लॉय का अगर एनुअल सैलरी 100 रुपये है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 3% ही फ़ाइन के रूप में काटा जा सकता है, लेकिन 60 दिन के अंदर, ठीक है, 60 दिन के अंदर ओनली 3% उसके एनुअल सैलरी से कटेगा, ठीक है। और अगर कोई लड़का है जो 15 साल से कम है तो उसके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, अगर उसकी कोई गलती भी है तो उसके ऊपर फ़ाइन नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए जो फ़ाइन होता है वो एम्प्लॉयर
इन एग्रीमेंट विथ स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेता है या फिर कोई भी अदर अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट बनाया हुआ है उससे परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो फ़ाइन लगाएगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से उठा और फ़ाइन लगा दिया, उसको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए जो एम्प्लॉई है जो काम करता है वो फ़ाइन उसको पे करना होगा 60 दिन के अंदर। ठीक है, और एक कॉमन फंड बनाया जाएगा जिसमें वो सारे के सारे फाइन्स रखे जाएंगे और वो सारे के सारे फाइन्स बाद में एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, फिर जो एम्प्लॉयर जो फ़ाइन लगा रहा है उसको एक एक्सप्लेनेशन देना होगा, उसको जस्टिफिकेशन देना होगा कि वो ये फ़ाइन क्यों लगाया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर ये फ़ाइन लग गया, ठीक है, फिर इसके बाद जो सबसे पहले होता क्या है कि जो एम्प्लॉयर है जो ये सब मैनेज करता है उसको एक अपने ही इस्टेब्लिशमेंट में एक नोटिस बोर्ड पे लिखना पड़ेगा पेनल्टी का, कि क्या क्या पेनल्टी हो सकती है, क्या क्या गलती करेंगे तो क्या क्या पेनल्टी होगी, और उस पर एक फ़ाइन का नंबर लिखा रहेगा कि ये पेनल्टी करने पे ये फ़ाइन लगेगा। ठीक है, अब देखिए उसको जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो अथॉरिटी है उसको रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर 3 साल के लिए उसको 3 साल के लिए वैलिड जो रिकॉर्ड है वो रहेगा। ठीक है, मतलब 3 साल के लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें वो लिखा रहेगा कि पीपल कौन कौन पीपल एम्प्लॉई हैं, क्या क्या उनका जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या उनका पेमेंट है, क्या क्या उनका डिडक्शन हुआ है, क्या क्या उनके ऊपर फाइन लगा है, या फिर जो और भी अदर इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं वो सब लिखा रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर जो एम्प्लॉयर है अगर वो इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को फॉलो नहीं करता है तो जो एम्प्लॉई है वो कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा। तो वो देखिए वो किससे मदद मांगेगा, वो मांगेगा मदद लॉयर से, किसी भी लॉयर से वो मदद मांग सकता है। ठीक है, किसी भी इंस्पेक्टर के पास जा सकता है, किसी भी ऑफिशियल्स के पास जा सकता है, किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के पास जाके बोल सकता है या तो लॉयर या तो इंस्पेक्टर या तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये तीनों के पास में किसी भी एक के पास में जाके बोल सकता है कि एम्प्लॉय की बिहाफ पे एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए आप लोग, और एक जो मतलब अपॉइंटेड अथॉरिटी होगा गवर्नमेंट के तरफ से वो 12th मंथ का नोटिस देगी जिसमें हियरिंग और इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, और ये अगर मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉय को अगर ग्रीवेंसेस है तो वो सारे एम्प्लॉय एक सिंगल एप्लीकेशन को भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो एप्लीकेशन है ये डिनाई हो गया, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि उनको जो कंपनसेशन मिलना था वो 300 से ज़्यादा रुपए का था, तो उस केस में क्या होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाके कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंस्पेक्टर क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े अभी कि वो इंस्पेक्टर की मदद ले सकते हैं, तो ये इंस्पेक्टर क्या होता है, तो ये इंस्पेक्टर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन कर सकता है ये इंस्पेक्टर, ये किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में एंटर कर सकता है, वहाँ पे सर्च कर सकता है। ठीक है, और वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, कोई भी रजिस्टर या रिकॉर्ड होगा उसको वो सीज़ कर सकता है, अपने पास रख सकता है, या उसकी कॉपी बना के अपने पास रख सकता है, और वो सुपरवाइज़ कर सकता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऐसे लागू करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तो वो बता सकता है। ठीक है, और इसको अपॉइंट करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड, ये जो इंस्पेक्टर है ये एक पब्लिक सर्वेंट की तरह होता है जिसको अंडर द पिनल कोड एक्ट पावर मिला हुआ है। ठीक है, अब क्लेम करने के लिए जैसे मान लीजिए उसको पेमेंट में टाइमली डिलेज हुआ है या फिर डिडक्शन अनलॉफुली हुआ है, तो उसको क्लेम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटी अपॉइंट करता है, जैसे कमिश्नर हो गया। ठीक है, कमिश्नर किसी कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी 2 साल के एक्सपीरियंस
जो रीजनल लेबर कमिश्नर हैं या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, अगर उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट 2 साल के एक्सपीरियंस के रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है। फिर एक लेबर कोर्ट बनता है या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनता है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी काम कर सकता है, या फिर कोई और अदर ऑफिसर जो सिविल कोर्ट जज की तरह काम कर रहा है या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये ओवरऑल जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, ये आपका ओवरऑल पूरा का पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं इन डेप्थ। और इसके बाद मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसको एक बार और रिवाइज़ करिए, और ये बहुत इजी एक्ट है, आप इसको एक बार और रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये दिमाग में छप जाएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। ओके, थैंक यू।